सो हमने मोलर स्पेसिफिक हीट डिस्कस कर रहे थे कि जब 1 मोल दिया होगा इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट की मतलब जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है वो 1 मोल होगा। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला सेम स्पेसिफिक हीट की तरह ही होगा। ठीक है, सेम, बस स्पेसिफिक हीट में जो है सी डेल्टा टी था। ठीक है, यहाँ पे एन भी लगा देंगे। ठीक है, जैसे उसमें हमने एम लगा दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, मोलर में हम एन लगा देंगे एम की जगह। ठीक है, अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा कि हम जो है जो सी था ना, सी, ये इसको हम सी पी कर देंगे। सी पी मीन के कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, पी मीन मतलब इसमें देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट का हमने क्यू को मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर को हमने क्या कर दिया कि क्यू पी कर दिया, मीन ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, और सी पी कर दिया मीन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। बाकी सेम फार्मूला है एज इट इज। ठीक है, सो मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद हम आते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट का फार्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू एम एल। ठीक है, अब इसको हम अगर अरेंज करें लेटेंट हीट को एल और एम मल्टीप्लाई में उस तरफ आगे डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यू, कहाँ तो हमें जगह भी नहीं है, इसको रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एम। अब क्यू क्या है? जूल, और एम क्या है? केजी। तो जूल पर केजी लेटेंट हीट का जो है हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, मतलब यूनिट आ गई जूल पर केजी। अच्छा, लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट जो होती है ये वो अमाउंट ऑफ हीट, इस लेटेंट हीट की डेफिनेशन यही होगी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्टेट, किसी भी फेस को चेंज करने, मतलब किसी भी स्टेट के फेस को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है ना, वो क्या होती है? लेटेंट हीट। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सिस्टम के फेस को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो लेटेंट हीट होती है। मीन लेटेंट हीट जो है फेस चेंज करता है, और जो हीट कैपेसिटी है, जो हीट कैपेसिटी है, मीन हीट कैपेसिटी मतलब कैपेसिटीज़ जो है, ये सारी जो कैपेसिटीज़ हमने पढ़ी, ये क्या करती है? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। जबकि लेटेंट हीट क्या करता है? फेस चेंज करता है, फेस चेंजर होता है। ठीक है, फेस चेंज होती है इसमें। कैपेसिटी में हीट एनर्जी में रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, जबकि लेटेंट हीट में हमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो हमें फेस को चेंज करने में, फेस को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी जो एस है ना, वो एंट्रोपी को शो कर रहा है। एच तो आपको क्यू तो आपको पता है कि वो हीट है। ठीक है, और टी आपको पता है कि टेम्परेचर है। अब ये क्यू इक्वल टू एस टी जो फॉर्मूला है, इसको अगर आप एस एंट्रोपी को सेपरेट करना चाहें तो टी एंट्रोपी के पास क्या एंट्रोपी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू टी इक्वल टू एस। अब क्यू क्या है? क्यू की यूनिट क्या है? जूल है, और टेम्परेचर का केल्विन, तो क्या हो गया? जूल पर केल्विन। ठीक है, तो जूल पर केल्विन एंट्रोपी का यूनिट आ गया। ठीक है, सो बस इसमें कुछ भी इतना नहीं है, जूल पर केजी आपके पास हो गया। ठीक है, जूल पर केल्विन, सॉरी मैंने शायद गलती से वो बोल दिया था, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। तो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन हमारे पास क्या है? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जूल और K-1 मीन ये अपाउंड में। ठीक है, इस तरह से जूल, ये जो लेटेंट हीट का जो यूनिट था वो जूल पर केजी है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मैं आपके बारे में उसके बारे में बताऊं तो उसका फॉर्मूला आप देखें, क्यू इक्वल टू के डेल्टा टी ए टी अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ज़रा इस सबको अगर रेस करूँ, साइड में आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्यू। अब क्यू क्या है बताने की ज़रूरत है मुझे? हीट है ना क्यू। और के क्या है? के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी एक वैल्यू होती है। और डेल्टा टी तो आपको पता है क्या है? डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। और एरिया वो होता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम आप देखेंगे तो ये एक बॉडी मैंने रखी है, एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है। ठीक है, अब उसका ये जो एरिया है, ये जो ए शो कर रहा है ना, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका एरिया है, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, और जो स्मॉल टी है वो टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है, कि मतलब वो जो हीट होगी ना जो इस ऑब्जेक्ट से गुजर के जाएगी वो कितने टाइम के लिए इसमें कितने टाइम से इसमें से पास होगी, तो वो टाइम शो करता है। ठीक है, और अपॉन जो एल है ना, स्मॉल एल, वो शो करता है थिकनेस, मतलब जो लेंथ है, जो उस ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है उसमें से जो हीट पास करती है। ठीक है, तो वो
लेंथ को शो करता है, मीन थिकनेस स्केल है, ठीक है, एल। तो इसका मतलब अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो हीट क्या होगी, कम होगी। इस तरह से भी वो एमसीक्यूज दे सकते हैं। तो ये जो फार्मूलाज में मैं इतना टाइम लगा रही हूँ और इतने टाइम में आपको हर चीज़ हर एंगल से बता रही हूँ, तो ये क्यों बता रही हूँ, इसका कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मैं तो चाहती तो एकेडमी की तरह बस फार्मूला लिख के आगे बढ़ जाती, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ कि आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, वो थिकनेस बोलेंगे बढ़ रही है, हीट बताएं क्या होगी। अब आपने अगर फार्मूला रटा होगा तो फिर आप तो बस बोलेंगे पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं आ रहा। जबकि अगर आपने जिस तरह से मैंने ये समझाया है आपको फार्मूला डायग्राम की शक्ल में, तो आप फ़ौरन आपके दिमाग में थर्मल कंडक्टिविटी का वो आएगा, वहाँ पे हिंट भी दिया होगा, फ़ौरन आपने जो है कहना है कि हीट कम हो रही होगी। इसी तरह से वो दूसरे एंगल से भी वो क्वेश्चन आंसर मतलब एमसीक्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से ये जो एरो मैंने शो किया है ना, ये है हीट, कि हीट में से पास कर रही है। अब जो अमाउंट ऑफ हीट पास कर रही है ना, वो कितने एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से पास कर रही है, वो ए शो कर रहा है, ठीक है। और कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, मतलब पास करने से पहले कितना टेम्परेचर था, पास करने के बाद कितना टेम्परेचर डिफरेंस रहा, वो डेल्टा टी से होगा। और एल दिखाई दे रहा है, ये इसकी थिकनेस है ना इस ऑब्जेक्ट की, उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का जो ये फार्मूला आया है, आई होप कि आप लोगों को फ़ौरन ही यही याद हो गया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जी मैम ये फार्मूला तो हमें अब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस तरह से आपने हमें बताया हर एक चीज़ के बारे में। तो अब तो मेरी फिंगर टिप्स पे है ये फार्मूला, जैसे कि Q इक्वल टू के डेल्टा टी ए टी अपॉन एल। अब मुझे ये भी पता है कि स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, स्मॉल टी अब जो हीट गुजर रही है ना, और कितने टाइम में से ये गुजर रही है, स्मॉल टी उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बता दिया, लेंथ बता दी, डेल्टा टी हीट। इस फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया थर्मल कंडक्टिविटी का। अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कांस्टेंट जो है ना, जो के है उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आपको इसका मतलब इसका अगर आपको जो है वैल्यू निकालनी है, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो है डेल्टा टी ए टी के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। क्यू तो अपनी जगह रहेगा ना, क्यू अपनी जगह पे रहेगा। अब जो डेल्टा टी ए टी है वो के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के उस साइड क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, डेल्टा टी ए और ये टी। और एल क्या है, एल डिवाइड में है, इज इक्वल टू के उस तरफ किस में जाएगा, बताएं आप मुझे, मल्टीप्लाई में जाएगा ना। तो इस तरह से ये के का आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस क्यू की वैल्यू को पुट करके फार्मूले में, एल और डेल्टा टी ए टी इन सब की वैल्यू को पुट करके आप कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने की नीड तो नहीं होती, लेकिन बता रही हूँ कि ये कांस्टेंट है जिसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लें। अच्छा, वैल्यू तो निकालने की नीड नहीं होती, लेकिन वो आपसे यूनिट पूछ लेते हैं। तो यूनिट के लिए फिर आपने क्या करना होगा, फार्मूले को ही अरेंज करना है, ठीक है। अब ये क्या है, फार्मूले को अरेंज कर लिया आपने। अब इसका यूनिट मुझे बताएं, जो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है वो मैं आपको ड्रॉ करके मतलब बता रही हूँ कि किस तरह से निकला है। अब ये फार्मूला को अरेंज कर लिया। अब इसके क्यू क्या है, क्यू की जगह आप जूल लिख लिया, जूल लिखे, जूल है इसमें। इसके एल 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 क्या है, लेंथ, लेंथ क्या होगी, मीटर। एम शो करेंगे ना। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी आपने जूल, मैं पहले ज़रा इसको, ये जो गंदगी की है इसको ज़रा मैं हटाऊँ ना। मैंने आपको फार्मूला करके दिखा दिया, देखें, ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, ये क्यू जूल, ठीक है। और एल का हमने एम ले लिया, ठीक है। और डेल्टा टी का की जगह हमने एल ले लिया, और एरिया मीन एम स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और टी मीन सेकंड टाइम था ना, टाइम ड्यूरेशन था, टी स्मॉल टी मैंने बताया भी था। अगर आपने सही वीडियो नहीं देखी होगी तो फिर आप यूनिट भी नहीं पता चल, फिर आपको अगर आपने सही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि ये टी क्या है, तो फिर तो आप वहीं मतलब यूनिट कहाँ से निकालेंगे। तो अब देखें, ये एम स्क्वायर है और ये एम है, तो ये वो जो 2 है ये इससे एक कट जाएगा, ठीक है। मतलब एम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक एम बचा, क्योंकि ऊपर वाले एक एम से एक कैंसिल हो गया। तो अब फॉर्मूले में क्या बचा, आपके पास जूल बचा, ठीक है। और अब ये के डिवाइड में था, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1 हो गया। इस तरह से एम डिवाइड में एक ही बचा ना, एक तो कैंसिल हो गया तो वो भी डिवाइड में आएगा, और सेकंड भी डिवाइड में था तो वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन ये आपका यूनिट आ गया, ठीक है, कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन का। अब आपको पता है कि जूल पर सेकंड जो होता है ना, जूल पर सेकंड, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वॉट के, ये आपको पता है ना। तो आपने क्या लिखा, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये भी हो सकता है। अब मैं आपको ये क्यों सब कुछ बता रही हूँ, ये आपने याद रखना है कि जूल पर सेकंड वॉट के बराबर होता है। आगे वर्क पावर एनर्जी में मैं आपको ये भी ड्रॉ करके बताऊंगी, और ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली कि भाई इसका योग, क्योंकि ये
आ जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे कहते हैं कि कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है। उसमें से एक ये होगा, एक ये होगा, दूसरे में बोथ होगा, जो वो डी में नन होगा। तो आपने बोथ पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से वो घुमा फिरा सकते हैं आपको। तो ये हर चीज़ बताने का देखिए एक मकसद होता है, ठीक है। उसके बाद ये एसआई बेस यूनिट आप देख रहे हैं, ठीक है। अब एसआई बेस यूनिट आपने कर लिया, ठीक है। एसआई बेस यूनिट केजी मीटर क्यूब हो गया, पर सेकंड क्यूब हो गया, पर मीटर और पर केल्विन हो गया। फिर इसको जो है आपने इस तरह से एसआई बेस यूनिट आपको आता होगा, ये आपका होमवर्क है कि आप ये करेंगे। और अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी एक लेक्चर बना दूंगी आपके लिए। और क्या चाहिए बता दें। अच्छा, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बता रही हूँ, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की पूछ सकते हैं, ठीक है। वाटर की मतलब पूछ सकते हैं, क्या मतलब, वो आपको कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिसमें दी होती है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिसमें नहीं दी होती, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चों को पता होगी। तो ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ जो कि मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ वक़्त वो एमसीक्यूज में नहीं देते। जब वो नहीं देते तो फिर क्या होगा, आप तो एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। आप तो इसीलिए मतलब आपने इसीलिए याद नहीं की कि आप समझते थे शायद वो एमसीक्यूज में दे, तो इनके हाथ से आप रहे ही ना। मैं कुछ वैल्यूज़ आपको बता रही हूँ जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या है, सी वाटर नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अब स्पेसिफिक हीट जिसने रट्टा लगाया होगा वो कहेगा यार स्पेसिफिक हीट क्या थी, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको समझाया, आपने फौरन क्लिक करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक करके, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफिक कर दिया है, मीन 1 kg कि वाटर जो है 1 kg है, और उसका अब हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि हम 1 kg वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन इंक्रीज कर सकते। तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डेफिनेशन बता दी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है, वो होती है 4200, मतलब 4200, ठीक है। कुछ बुक्स में 41 जो एग्जैक्ट है वो 4180 है, लेकिन यहाँ 4180 को याद करना मुश्किल होता है, तो आप 4200 याद रख रहे। और इसमें इसके आंसर में कुछ इतना डिफरेंस नहीं आता, तो आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। और यूनिट तो आपको पता है किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। हीट कैपेसिटी का जूल पर केल्विन होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक की बात की जा रही है तो आपने केजी लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा, उस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी दी हुई है, वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने वाटर का याद रखना है, आपने आइस का याद रखना है, आपने वेपर का याद रखना है। ये 3 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। मैंने वाटर की आपको याद करवा दी, अब मैं आइस की बता रही हूँ। आइस की जो वैल्यू है वो क्या है, 2100, ठीक है। वो क्या है 2000, सॉरी क्या हो गया, वो क्या है 2100, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और यूनिट तो आपको पता है। यूनिट आपको जिस तरह से मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताए हैं, अगर आपने उस तरह से नहीं पढ़े तो फिर देखें आप गड़बड़ कर जाएंगे। जिस तरह से मैंने एक एक डेफिनेशन करके आपको यूनिट लिखवाया, इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। रट्टी की तरफ नहीं जाइएगा, क्योंकि एट द एग्जाम टाइम वो रट्टा वो सब कुछ खौफ की वजह से आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब वेपर की देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या है 2010, ठीक है। ये है किसकी, वेपर की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 3 चीज़ें आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वाटर के याद रख ली, आइस और वेपर। अब एक चीज़ जो आपने दूसरी याद रखनी है वो है लेटेंट हीट। किसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन की क्या है 336, मतलब अगर हम मैं कहूँ 33,006। देखें जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, मैं यहाँ पे करके अगर आपको दिखाऊं तो क्या है 336,000, ठीक है। और ये लेटेंट हीट का फॉर्म वो यूनिट तो आपको पता होगा, जूल पर केजी। पीछे ही मैंने आपको बताया हुआ है कि जूल पर केजी होता है, ठीक है। तो क्या है जूल पर केजी। और ये जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू याद रखनी है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या है 226,00,00, ठीक है। अब ये जो है आपने याद रखना है, जैसे कि मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू बताई, ठीक है। वो क्या है, ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या है 3,36,000। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या है
22,60,000, ठीक है, जूल पर केजी। ये दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ये कुछ बाज़ औक़ात MCQs में नहीं दी जाती, तो ये 5 MCQs ये 5 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। किसके लिए? MCQs के लिए, MCQs के लिए, वरना फिर क्या होगा, मुश्किल होगी, फिर नहीं कहिएगा मुझसे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बताऊं कि इसके MCQs किस तरह से आते हैं। अब आप लोग, कुछ बच्चों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि यार ये वैल्यूज़ हम किस तरह से याद करेंगे। मैंने आपको याद करके दिखा भी दी, आपने याद रखनी है वैल्यूज़। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई किस तरह से ये MCQs आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, ये एक जो है ना, एक केले के छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है, या एक टॉप हिल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर। अब वहाँ से जो है ना, आप कोई वाटर जो है बहा रहा है वहाँ से, मतलब ऊपर जो है कोई बंदा खड़ा है, वहाँ से वाटर को बहा रहा है, वो नीचे आ रहा है वाटर उस हिल से, ठीक है, उस टॉप हिल से। ठीक है, तो अब जो वाटर ऊपर था उसका टेम्परेचर अलग था, और जो वाटर नीचे आ रहा है, ड्रॉप करके नीचे आ रहा है, उसका टेम्परेचर अलग है। जाहिर सी बात है। तो अब मुझे ये बताएं, अब जो वाटर, अब जैसे मैंने कहा कि वाटर जो बंदा ऊपर से फेंक रहा था, उस वक्त उस वाटर का टेम्परेचर अलग था, जब वो ज़मीन से जाके टकराई तब उसका टेम्परेचर अलग है। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ गया ना, कि जब उसका, अब यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है और आपसे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो आप किस तरह से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालेंगे। आपने कहा कि यार लेंथ तो मुझे पता है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब दूसरी चीज़ है कि मुझे जैसे अब यहाँ पे कहे कि वाटर जो है ऊपर से गिर रहा है, तो इसका मतलब वाटर ऊपर, जाहिर सी बात है, ऊपर वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा और नीचे अलग होगा। ठीक है, आपने ये फर्स्ट कर लिया। अब आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो चेंज इन टेम्परेचर आप किस तरह से निकालेंगे, सिर्फ आपको लेंथ पता है। तो जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर ऊपर अलग था, नीचे जो है अलग हो जाएगा वाटर का, तो वो क्यों हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट की वजह से। अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो लो, अब मुझे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो वाटर कहाँ से गिर रहा है, टॉप ऑफ हिल से, मतलब वहाँ पे कौन सी एनर्जी है, ये बताएं मुझे। कमेंट, वीडियो को पॉज करके कमेंट करें, फिर मेरा आंसर बाद में सुनेगा। ठीक है, तो कमेंट कर लिया। वो कौन सी एनर्जी होती है जो टॉप पे होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वाटर ज़मीन से टकरा रहा है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी में वो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है, क्योंकि पानी गिर रहा है ना, गिर के ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। और किस लॉस होके जो है, मतलब किस में जा रही है, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो, अमाउंट ऑफ हीट जो क्यू है उसमें कन्वर्ट होके लॉस हो रही है। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्यू भी पता करना होगा कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जो एनर्जी स्टोर थी इस टॉप ऑफ हिल पे, वो कितनी लॉस हुई। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ हीट, तो हमने क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है कि बस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, कि भाई कितनी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुई है जो कि अमाउंट ऑफ हीट की शक्ल में स्क्रीड आउट हो रही है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, mgh। ठीक है, mgh आपने लिख दिया, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्यू की जगह आपने mc डेल्टा टी लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा, यहाँ पे आपने mc डेल्टा टी लिखा, mc सी वाटर के लिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्योंकि वाटर ही गिर रहा है ना, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया, क्यू इक्वल टू mc डेल्टा टी, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh लिख दिया। अब क्या होगा, m दोनों जगह कॉमन है, तो आपने m से, ये जो m है ना, इससे m से m कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, gh अपॉन सी डेल्टा टी। अब क्या है, आपने क्या निकालना है, आपने तो चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो जो CW है ये इज इक्वल टू कि उस तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या आया, आपके पास जो फॉर्मूला आया है, 2 मिनट रुके ज़रा मैं इसको रेज आउट कर लूँ। आपके पास जो फॉर्मूला आया है डेल्टा टी का, वो क्या आया है, GH अपॉन C, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दी हुई थी नहीं, लेकिन आपने सिचुएशन को देखा, आपने MCQs के सिचुएशन को देखा कि पानी ऊपर से गिर रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, लॉस होकर अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो आपने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगाया और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को क्यू के इज इक्वल टू किया। क्यू का फार्मूला आपको याद हो गया होगा, जिस तरह से मैंने आपको याद करवाया था, mc डेल्टा टी। ठीक है, अगर आपने रट्टा लगाया होगा फिर तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, और mgh का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, वो आपने लगा दिया, फिर दोनों जगह से आपने m कैंसिल किया, फिर फाइनली आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला आ गया ना, अब आपको g पता है, g तो आपको पता है ना कि 10 होता है, g क्या होता है, 10। ठीक है, 10, और हाइट आपको कितनी दी हुई है, 100। इसको दोबारा से मुझे रेस करना पड़ेगा।
ठीक है, अब मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूले की वजह से मैं आपको चीज़ें पुट कर रहा हूँ। जी आपने क्या लिया 10, जी होता है 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन 9.8 आप लेंगे तो फिर कैलकुलेशन में मुश्किल होगी, इस वजह से डायरेक्ट आप 10 ही रखा करें, ठीक है, जी की वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू क्या है, 10, 10 लिया करें, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है लेकिन आप 10 लिया करें, ठीक है, 10 और मल्टीप्लाई, आपको हाइट कितनी दी है, 100 दी है ना, और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो पता है कितनी है, 4200, ये आपको याद होनी चाहिए। अब 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए। अब ये 10/42 है। अब ये जो जीरो है ना, इसको भी आप कैंसिल कर दें। इसको किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, ये मैं आपको एमसीक्यूज करने की ट्रिक बता रही हूँ। ये जो जीरो, इसको आप इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये 2 जीरो तो ईजी थे, ऊपर से नीचे कट हो गए, लेकिन ये जीरो जो है ये इस तरह से कट हो सकता है कि आपने 40, अगर आप ये जीरो कट करते हैं ना, अगर मैं दूसरा कलर लूँ, अगर आप ये वाला जीरो कट करते हैं ना, ये वाला जीरो, तो फिर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा। आपने ये जीरो कट किया और यहाँ पे पॉइंट लग गया, मतलब अब ये क्या बन गया, 1/4.2 बन गया, ठीक है, क्योंकि वो जो एक जीरो था वो नीचे पॉइंट की शक्ल में ऐड हो गया। तो अब आपको ये सॉल्व करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। अब आपने 1/4 को देखना है। तो अब मैं आपको दूसरा होमवर्क दे रही हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है। ये तो आपको बिल्कुल ज़बानी याद होनी चाहिए कि 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। तो इस तरह से 1/2 की भी आप लोग याद कर ले, 1/3 भी याद कर ले, 1/6, 1/7 तक याद कर ले एटलीस्ट, या नहीं हो सकता 1/5 तक तो याद कर ही ले, ठीक है। ये 1/2, 1/3, 1/4 की वैल्यूज आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे अभी आपने देखा कि 1/4 हमारे पास आया, तो इसका मतलब 1/4 की वैल्यू आपको फ़ौरन याद होनी चाहिए 0.25। तो आपका आंसर आ गया 0.25 चेंज इन टेम्परेचर। देखिए कुछ था इसमें नहीं, बस आपने सिचुएशन को समझा कि लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होके अमाउंट ऑफ वो हीट एनर्जी में जा रही है, तो बस आपने उसके फार्मूला पुट करके जहाँ पे जो कट रहा था वो कट दिया, और बस जो फिर आखिर में आपको डेल्टा टी को फार्मूला को अरेंज करके डेल्टा टी को मतलब डेल्टा टी के लिए फार्मूला अरेंज किया और फिर वैल्यूज पुट की बस। और आप इसमें जो एक मेन चीज़ जो मैं बता रही थी, आपने ये चीज़ यूज़ की या नहीं, बताया मुझे, ये चीज़ आपके यूज़ में आई या नहीं। तो इस वजह से कह रही हूँ कि सारी चीज़ें आपकी यूजेबल है, तो जो मैं होमवर्क देती जा रही हूँ उसको करते जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, अच्छा तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको अब ये सब कुछ रिवाइज करवाने जा रही हूँ, जो मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह बताई है ना। तो मैं दुआ करती हूँ कि स्पेस की वजह से ये मोबाइल बंद ना हो जाए दोबारा से, क्योंकि ये चीज़ मुझे इसी वीडियो में डिस्कस करनी है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है, आपके पास हो रहा है शो आप पे, ठीक है, ये ग्राफ शो हो रहा है। अब इस ग्राफ में देखिए ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में जो है यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस है। ओहो, पता नहीं स्पेस की वजह से जो है मोबाइल ऑटोमेटिकली चला गया। मैंने इतना ज़्यादा लेक्चर कंप्लीट किया और जब मैंने देखा कि वीडियो बंद है तो मुझे बहुत दुख हुआ। समझ नहीं आ रही है वीडियो क्यों बंद थी। मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा समझाया था, एक्चुअली यहाँ पे मैं वीडियो को ऑन करना ही भूल गई थी। तो देखिए मैंने ये समझाया था कि अब मैं क्या करूँ, मैंने ये पूरा टेबल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और अभी देखा तो वीडियो तो ऑफ ही थी। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ। अब तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा समझाने को, इतनी मेहनत से मैंने पूरा टेबल आपको समझाया था और देखा तो वीडियो ही ऑफ थी। देखो मैंने आपको ये बताया था, ये तो सब मैंने बता चुकी थी ना, तो मैंने आपको बस ये बताना था कि OA से OA तक जा रहे हैं, मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, ठीक है। तो आपने ये आइस है, ठीक है, QMC आइस डेल्टा टी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपने पुट करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, आइस से वाटर में जा रहा है, तो आपने लेटेंट हीट टिक करना है, QMLF। अच्छा LF क्यों किया, क्योंकि फ्यूजन हो रही है, आइस से वाटर में जा रहा है, ठीक है, और ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला है। उसके बाद BC दोबारा से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर हीट स्पेसिफिक हीट आ गई, ठीक है, वाटर की। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपने लगाया QMC CW डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद लेटेंट हीट दोबारा से, अब यहाँ पे जो लेटेंट हीट है वो वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्योंकि वाटर से वेपर में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी। उसके अलावा मैंने आपको स्टेट बताई थी, हर स्टेट में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, जो कि मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कह रही हूँ कि अच्छा मैं वीडियो ऑफ कर दूँ, देखा तो वीडियो पहले से ही ऑफ थी। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, तंग आ गई हूँ मैं इस मोबाइल से, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है स्केल ऑफ टेम्परेचर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी,
और रिव्यू भी करवा दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो कब से ऑफ थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। इससे पहले मैंने बहुत सारा जो है इसके बारे में इंट्रो दिया था, लेकिन पता नहीं कि ये वीडियो कब से ऑफ थी। अब आपने फिर देख लेना है कि कब से ऑफ थी, फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन में इसका और ही दोबारा से दे दूँगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चलते हैं हम। अच्छा, तो मैंने फिर आपसे नेक्स्ट जो बात की थी ना, वो मैंने ये की थी कि आपको मैं एक दूसरा होमवर्क दे रही हूँ, वो ये कि आपने डिफरेंट सोशल मीडिया जो आप लोग यूज़ करते हैं, एफबी हो गया, इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गया, एक्स जो भी है, आपने वहाँ पे जो डिफरेंट एमडीकेट ग्रुप ज्वाइन किए या नहीं भी किए तो आप ज्वाइन कर ले। आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे मेरे चैनल का लिंक और मेरे लेक्चर का लिंक, ठीक है, और जो अपडेट है, जो भी डेली लेक्चर में देती हूँ, ग्रुप पे शेयर करती हूँ, वो आपने वहाँ जाके शेयर करना है। और जो अपडेट है सेशन से अकॉर्डिंग, वो आपने एक दफ़ा सारी शेयर करनी है। कम्युनिटी पेज का लिंक भी शेयर करना है, एक दफ़ा ये सब कुछ शेयर कर दें। उसके बाद डेली बेसिस पे लेक्चर शेयर किया करें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो आई होप कि आप लोग, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये सारी जो है आप चीज़ें आप शेयर करें ताकि डिफरेंट लोग हमारे साथ इंगेज हो सके और ये सेशन उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके और आप एक ज़रिया वसीला बनेंगे उस स्टूडेंट के लिए और वो आपको दुआएं देंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन सेशन अगर आप उनको प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे, तो वो आपको मतलब जब भी वो देखेंगे लेक्चर तो उनकी दिल से दुआ निकलेगी और दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो अर्श तक जाती है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस ताक रात में मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आपके लिए ऐसी ही वर्किंग करूँ, ठीक है। मैं हिम्मत ना हारूँ, मैं डीमोटिवेट ना हूँ, क्योंकि मैं तब डीमोटिवेट हो जाती हूँ जब आप लोग जो है लेक्चर्स मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और आप लोग जो उसको शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो फिर मैं कहती हूँ यार बच्चों को पसंद नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा बनाने का। तो आपने मुझे मोटिवेटेड रखना है, ठीक है, और दुआ करनी है कि अल्लाह मैमदीना ऐसे ही लेक्चर बनाती रहे, ठीक है, और मेरी सेहत के लिए, मेरी स्टडीज़ के लिए, मेरी स्टडीज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मेरे एम्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। मेरे लिए दुआ करनी, मेरी अम्मी के लिए खासकर दुआ करनी, क्योंकि उनकी तबीयत भी काफ़ी जो है इन दिनों ठीक नहीं रहती, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी की वजह से, ठीक है, और पूरे जिस्म पे रेडनेस, हॉटनेस और स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान है। सो आप लोगों ने मेरी अम्मी को, रेहाना यास्मीन और मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, स्केल ऑफ टेम्परेचर को बताऊंगी, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो ये सारे अब 2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगी, लेकिन एक्चुअली मेरे मोबाइल का जो इशू है स्पेस की वजह से, उसकी वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है, तो उस वजह से काफ़ी पार्ट्स में वीडियो बन जाती है, तो सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अब मैं देखूँगी कि यार मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई लेकिन वो वीडियो ही ऑफ थी, मैं उसको ऑन करना ही भूल गई। तो अब मैं देखूँगी कि कौन सी चीज़ें मिस हुई है, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।